नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। तो चलिए आज के प्रसंग में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े रहस्यों के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता ईसा पूर्व 3300 से 1300 वर्ष तक लगभग 2000 साल तक लगातार चलती रही और यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु और प्राचीन सरस्वती नदी के क्षेत्र में थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। सन 2014 में खोजा गया भिड़ाना लगभग 7500 से 6500 ईसा पूर्व का माना जाता है। पुराने समय में पंजाब में लोगों को खुदाई में बनी बनाई ईंटें मिल जाती थी। वे इनका उपयोग अपने घर बनाने में किया करते थे। सन 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं को हड़प्पा स्थल की जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी। सन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। कांस्य के उपयोग प्रारंभ करने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बड़ा व्यापक था। अभी तक कुल 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 भारत में हैं। इनका केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था और विस्तार बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का आंका गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व की है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि इसकी नगर निर्माण योजना बहुत ही अपूर्व थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के बीच में एक दुर्ग है, जहां पर शायद वहां का शासक वर्ग रहता था। दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार दुर्ग के टीले पर है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तल तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। कपड़े बदलने के कमरे हैं। पास में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर स्नानागार में डाला जाता था। हौज के कोने में पानी निकलने के लिए एक आउटलेट भी है। मोहनजोदड़ो में अनाज रखने की एक कोठरी भी मिली है, जो 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, पर सिंधु घाटी जितने बड़े पैमाने पर नहीं। जल निकास के लिए नालियों की प्रणाली भी यहां के शहरों में थी। सिंधु घाटी से मिली मोहरों से ज्ञात होता है कि यह व्यापार का केंद्र था। लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। जावर चांदी के लिए प्रसिद्ध था। ओमान से तांबे का निर्यात किया जाता था। भूमि उपजाऊ थी। ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके कारण वन कटते गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। वो तिल और सरसों भी उगाते थे। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। वे हाथी और गैंडे के बारे में भी जानते थे। हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां भी मिली हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मनके और ताबीज भी बनाते थे। लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, ढेर सारी मिट्टी की सीलें मिली हैं। वो एक ही लिपि का प्रयोग करते थे और इनके मानक मापतौल भी थे। आजकल की बैलगाड़ी जैसे वाहन का प्रयोग भी ये करते थे। अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार होता था। बहुत सी हड़प्पाई सीलें मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलूहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह शायद पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है, जिसकी खिड़की में दीपक जलाने के चिन्ह हैं। एक सील में एक योगी का चित्र है। कुछ लोग इन्हें शिव मानते हैं। लोथल, कालीबंगा जैसी जगहों पर हवन कुंड मिले हैं। यहां स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें बाद में आर्यों ने अपना लिया। सिंधु घाटी में कोई मंदिर नहीं मिला है। विद्वानों का मानना है कि लोग खेतों में या नदी किनारे पूजा करते थे। ईसा पूर्व 1300 के आसपास यह सभ्यता समाप्त होने लगी। इसके विनाश का कारण एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। पहला, लोगों का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से यह सभ्यता समाप्त हो गई। व्हीलर आर्यों के आक्रमणों को ही मुख्य कारण मानते हैं। मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नरकंकाल मिले हैं जिनके सिर पर नुकीले अस्त्र के घाव थे। ऋग्वेद में इंद्र के द्वारा अनेक नगरों का नाश करने के प्रसंग भी आते हैं। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। कहते हैं कि इस सभ्यता का अवसान होने का प्रमुख कारण यह था कि सरस्वती नदी में बाढ़ आती रहती थी और बाढ़ के कारण यहां की भूमि उपजाऊ भी थी, लेकिन अति भयानक बाढ़ के कारण इस सभ्यता का समापन हो गया। तीसरा कारण, कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी सूख गई और सूखे के कारण फसल नहीं हुई और उसके कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। लोगों का कहना है कि सूखे के कारण यहां के लोग दूसरे स्थानों पर चले गए होंगे। चौथा कारण, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के कारण महामारी फैली होगी, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई और इस सभ्यता का अंत हो गया। पांचवा, कुछ लोगों का कहना है कि कोई भीषण अग्निकांड हुआ होगा और उसका कारण इस सभ्यता का समापन हुआ होगा। मोहनजोदड़ो के एक कमरे में 14 नरकंकाल मिले हैं जो आक्रमण, आगजनी और महामारी के संकेत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के द्वारा होने के संबंध में ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदड़ो के इस दृश्य का वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा बड़ा रहस्य यहां की भाषा और लिपि है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में हमें हजारों लेख मिले हैं, लेकिन इनका आज तक हम मतलब नहीं समझ सके। विश्व की 4 पुरानी सभ्यताओं में से 3 मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन लिपियों को समझा जा चुका है, परंतु सिंधु की लिपि आज तक रहस्य ही है। मिस्र की चित्रलिपि या हायरोग्लिफिक्स को रोजेटा स्टोन के माध्यम से डिकोड किया गया था। साल 1799 में जब फ्रेंच सिपाही रोजेटा नाम की एक शहर में किले की खुदाई कर रहे थे, तब वहां पर एक शिलालेख मिला जिस पर मिस्र की भाषा तथा ग्रीक भाषा दोनों में एक ही लेख लिखा हुआ था। बस यही मिस्र की भाषा को समझने की कुंजी बन गई। रोजेटा स्टोन के इस शिलालेख से 1400 साल पुरानी गायब हो चुकी भाषा को डिकोड किया जा सका। सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में मिली मोहरें, बर्तन और धातु की वस्तुएं जिन पर कुछ निशान बने हुए हैं, हमको वहां की लिपि के बारे में बताती हैं। हर मोहर पर नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र बना हुआ है और ऊपर की तरफ कुछ निशान बने हुए हैं। यह सिंधु घाटी में उपयोग होने वाली लिपि के निशान हैं। अभी तक लगभग 700 निशानों की पहचान हो चुकी है। इतने सारे अलग अलग चिन्ह होने के कारण सिंधु घाटी की लिपि को लोगोसिलेबिक माना जाता है। इसका अर्थ समझने के लिए इस बात पर विचार करिए कि अंग्रेजी भाषा के सभी शब्द इस भाषा के 26 अक्षरों को जोड़कर बनते हैं, जबकि चीन की भाषा में अक्षर जैसा कुछ भी नहीं है। वहां हर प्रतीक का अपना अलग अलग मतलब है। तो ऐसी लिपि जिसमें हर चिन्ह का अलग मतलब होता है उसे लोगोसिलेबिक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। कई मोहरों पर चिन्हों को बाईं तरफ से चिपका कर लिखा गया है, वैसे ही जैसे जगह कम पड़ने पर हम पेज के अंत में अक्षरों को चिपकाकर लिख देते हैं। परंतु इस निष्कर्ष में एक दिक्कत है। आज की मोहरों पर मिरर इमेज में लिखा जाता है जिससे ठप्पा लगाने पर सीधा दिखे। अब यदि सिंधु घाटी की मोहरों का उपयोग भी ठप्पा लगाने में किया जाता होगा तो यह कहना सही नहीं होगा कि दाएं से बाएं लिखा है। एक थ्योरी यह भी है कि सिंधु लिपि असल में कोई भाषा है ही नहीं। स्टीव फॉर्मर का कहना है कि भाषा में लंबे टेक्स्ट होना चाहिए। सिंधु लिपि में सबसे लंबे टेक्स्ट सिर्फ 34 चिन्हों के हैं। फॉर्मर कहते हैं कि ये सिर्फ सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल कुछ चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता होगा।
परंतु यह भी सही है कि मोहरों पर औसतन 4 से 5 अक्षर होना सामान्य बात है। कई चिन्ह एक पैटर्न में रिपीट होते हैं। यह तभी संभव है जब इनका कोई विशेष अर्थ हो। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु लिपि एक भाषाई लिपि है। पर तर्क यह भी है कि बिना भाषा के उन्नत सभ्यता का विकास तो हो ही नहीं सकता। लिपियों को डिकोड करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला, किसी लिपि के पैटर्न को स्टडी करते हैं जिससे यह पता लगे कि लिपि अक्षरों वाली है या लोगोग्राफिक। इसके बाद चिन्हों को स्टडी करके देखते हैं कि कौन सा चिन्ह कितनी बार आया है, वाक्य की शुरुआत में ज्यादा आया है या अंत में। इसके अलावा अगर कुछ चिन्ह बार बार एक साथ दिखाई देते हैं तो इससे पता चलता है कि उनका कोई विशेष अर्थ है। जैसे प्रॉपर नेम। हमें पता है कि प्राचीन मिस्र में क्लियोपेट्रा और टॉलेमी का नाम महत्वपूर्ण था, तो ऐसे नामों का लगातार प्रयोग होगा ही। इसके अलावा शहरों के नाम भी पैटर्न में दिखाई देंगे। दूसरा तरीका है रोजेटा स्टोन जैसी किसी कुंजी का मिलना। और तीसरा तरीका है लिपि का भाषा से संबंध। अगर उस भाषा का ज्ञान हो तो लिपि का अर्थ लगाने में आसानी हो जाती है। मसलन माया सभ्यता की लिपि को इसलिए डिकोड किया जा सका क्योंकि उसका संबंध एक ऐसी भाषा से था जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। सिंधु घाटी के राजाओं या शहरों के नाम हमें पता नहीं है, उस काल की भाषा भी हम नहीं जानते। सिंधु लिपि को समझने के लिए हमारे पास रोजेटा स्टोन जैसी कोई कुंजी भी नहीं है। शोधकर्ता वर्षों से कोशिश करने में लगे हैं, पर प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। पर इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भारत में लेखन ईसा पूर्व 3300 साल से ही चल रहा है। सबसे पहले की लिपि सिंधु लिपि है, उसके बाद ब्राह्मी लिपि आई। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को डिकोड करने के बारे में एक बहुत रोचक वीडियो मुझे YouTube के चैनल NN बैन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत मिला है। इस वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में मैं नहीं जानता, परंतु फिर भी यह वीडियो शायद आपको रोचक लगेगा, इसलिए इसे दिखाकर मैं आपसे विदा ले रहा हूं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नमस्कार। We have cracked the Indus Valley script. Yay! Somewhat. Yes, somewhat is the important keyword here. And I am going to be honest here. We have cracked some aspect of this language, which is important, but it doesn't really help us to read all these Indus Valley script seals in their full capacity yet. But we are going to work towards that. And in this video, we are going to show you how even you, yes my dearest viewers, you can join hands in deciphering the Indus script. To start, here are the meanings of the sounds of the symbols we are going to show in this video. The dotted line here sounds like N or Na. The double bar sign here sounds like Zu or Su depending on how you use it. The lambda sign here sounds like T. The delta looking like a mountain sounds like G. And this nice looking symbol, which is a fish symbol, sounds like M or Ma. And here are few more signs for which we maybe know what it sounds like, but we are not sure because of the limitations. And first, the limitations about why we haven't been able to read the Indus script yet. We have been able to read the Egyptian hieroglyphs with the help of Rosetta Stone. We have been able to read cuneiform due to the Niebuhr inscription, and many such cases, but for the Indus script, there is no Rosetta Stone. Second limitation is that for good decipherment, we need a huge database of written data. For ancient Egyptians, we had tons of papyri and all these hieroglyphs written on the walls of these temples. For cuneiforms, we had tons and tons of clay tablets that we found in the Middle East. Meanwhile, the average length of signs we have for Indus script is about 5, and even the longest Indus script text we have found so far is 34 characters, and that's it, which is just not enough for a full decipherment, even though we are trying our best to decipher it. More on that later. The third limitation is that there is no adjacent language for us to use for validating the results. Rosetta Stone had Old Greek, which could be used with modern Greek and use it to validate the results. It also had a sister language called Coptic, which is still in use. Old Persian cuneiforms could be deciphered with modern Persian. But for Indus script,
the closest relatives we might have are still too far in the timeline. Indus script last disappeared in 18th to 16th century BC, and the first inscriptions of Brahmi we have, which is supposed to be its closest relative, is from 3rd century BC, almost 1300 years apart. Other languages that almost coexisted with Indus script are Proto-Sinaitic and Linear Elamite, a bit not too far from Indus Valley and also somewhat closer in the timeline. And hence, we use these three languages, Brahmi, Linear Elamite, and Proto-Sinaitic, to start deciphering the Indus script. The assumptions we started with is that the simplest symbol in the language largely try to retain its original sound. It isn't always the case, but we do not want to go into it blind. We will validate it with some other day old language, such as ancient Tamil, which could be one of the oldest languages on the Indian peninsula. Let's begin. So first we started with the simplest symbol in the Indus script, the dotted line. And yes, we could find it in the Linear Elamite. In Linear Elamite, it sounds as N or Na. No assumptions yet, let's hold on to it for now. Now to see if this works, we move to the bigger combination of Indus seals. Here we can see that the Indus script usually has the dotted line in combination of 2s, mostly on either sides of the phrase, like this sign here, or this other sign on this another seal. Now if we check the earlier meaning of Na or N, the words should sound like Na something N, and as we can see, it's a palindrome. A bit detour now, but in Brahmi, we have this sign which sounds like M. Now, if we take the original phrase that we put it on the side and put all the signs together, we get the word N, M, Na. And it is not an arbitrary word. In Indian languages, in most of them, the word Na, Ma, Na, which is a modern form of Namaste, which also means welcome or a salutation. We don't even have to leave at that. Languages of this age had tendency of each character having a meaning behind it. The ox sign in Proto-Sinaitic alphabet, which translates to Aleph, which again means ox, has the sound A or A. Or let's take Egyptian. The translation for the mouth in Egyptian is R, which is also the representation for the sound R or R. This takes us to this sign in Brahmi, which has a sound M associated to it. The origin of this sound is meen, which in English means fish. And the reason is, if we flip it, it is the exact same symbol for the fish in Indus script. Thus this validates our earlier hypothesis of N means the dotted line, and it also gives the meaning for another sign to us, which is the fish sign, which means M. Through the same method, we were able to retrieve meanings for all these signs shown here. The double bar sign means Zu or Su, as we got it from Linear Elamite. Brahmi helped us to get the meanings for the lambda sign, which is Ta. And the mountain sign stands for G. The square means B for most of its life, even as in Brahmi. And here we have two more signs for which we are about 50% sure that these are the sounds. We won't go more into details about the decipherment on these characters, as the video will get too long and boring. But if you still want to know about it, reply in the comments below and we'll make a part 2 of these decipherments. The methodology we used for this decipherment is in this flowchart, which we suggest you all should use for the decipherments. And don't forget to share with us any amazing findings you get in this adventure of yours. Thanks for watching and see you next time.